औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट एमसीक्यूज़ तो डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग लेते थे, तो आज अब हम वो कवर करेंगे इंशाल्लाह। सिग्निफिकेंस ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इन साइन बाइनरी नंबर्स। हमने साइन बाइनरी नंबर्स के बारे में पढ़ा था। जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो साइन बाइनरी नंबर्स कहलाते हैं। उनकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का मतलब इम्पोर्टेंस बतानी है। अब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी हमने डिस्कस की थी, उसकी अब इम्पोर्टेंस हम देख लेते हैं कि क्या है। तो आपके पास सिग्निफिकेंस ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इन साइन बाइनरी नंबर्स क्या होती है कि इसमें जो साइन बाइनरी नंबर्स होते हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन टूस कम्प्लीमेंट के जरिए से बहुत आसानी से हो जाती है। साइन बिट जो है वो आपको मतलब पता चल जाता है कि ये नंबर जो है वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। पॉजिटिव और ज़ीरो के लिए तो सेम ज़ीरो बिट ही होगी, और MSB यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो ज़ीरो ही आएगी, और 1 आएगी अगर आपके पास नंबर नेगेटिव होगा तो। ठीक है, तो ये आपको आसानी से जो है वो रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है। अब MSB स्टिल डिटर्मिन द साइन बट वैल्यू इज एनकोडेड डिफरेंटली। इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंटली, मतलब पॉजिटिव नंबर्स हों उसकी डिफरेंट जो है वो बाइनरी में आती है कोडिंग, और जो आपके पास नेगेटिव नंबर्स हो उसकी डिफरेंट आती है। जैसे कि 8 बिट है तो ये आपके पास आपके पास डिजिट्स आएंगी, बिट्स आएंगी पॉजिटिव 10 के लिए, और ये आपके पास आएंगी नेगेटिव 10 के लिए। ठीक है, और MSB जो है वो इफेक्ट करती है रेंज ऑफ नंबर्स दैट कैन रिप्रेजेंटेड फॉर एन, मतलब रेंज जो है वो चेंज हो जाती है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के हिसाब से। नेगेटिव नंबर्स की जो है वो और होती है, पॉजिटिव की और। मिनिमम जो वैल्यू है n बिट्स, अगर आपके पास टूज कम्प्लीमेंट नंबर है तो -2 n की पावर -n, और मैक्सिमम वैल्यू 2 की पावर n-1 और -1 होती है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि MSB इन साइन बाइनरी नंबर्स डिटर्मिन्स वेदर द नंबर इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। ये मतलब बताता है कि ये नंबर जब आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और इसके अलावा सिस्टम टूज कम्प्लीमेंट जो होता है वो हेल्प करता है रेंज और वैल्यू और ओवरफ्लो जो है उसके बारे में। ठीक है, ऑपरेशंस के बिहेवियर के ओवरफ्लो के बारे में जो है वो गाइड करता है। तो नेक्स्ट आपके पास जो है वो क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज बाइनरी डिजिट एंड व्हाई इज इट फंडामेंटल इन कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में इसका जो है वो मतलब बुनियाद क्या है। ठीक है, और बाइनरी डिजिट क्यों यूज़ करते हैं। बाइनरी डिजिट बिट की फुल फॉर्म जो है वो बाइनरी डिजिट होती है ना। बाइनरी डिजिट के बारे में पूछा था, तो बाइनरी डिजिट बिट जिसको कहते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटिंग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन में। और इसकी सिंगल बिट जो है वो या तो 0 होगी या फिर 1 होगी, आपको पता ही है। ठीक है, और फंडामेंटल मतलब क्या इम्पोर्टेंस है इसकी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो इट इज़ फंडामेंटल इन कंप्यूटर सिस्टम बिकॉज इट प्रोवाइड सिंपल रिलायबल एंड एफिशिएंट वे टू रिप्रेजेंट एंड प्रोसेस ऑल इन्फॉर्मेशन। तमाम इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एफिशिएंट वे, रिलायबल वे और सिंपल वे प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये इसकी जो है वो फंडामेंटल मतलब होगी, इंपॉर्टेंस होगी। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन जो है उसकी तरफ हम चलते हैं, वो क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन आपका ये बनता है जी कि वाई आर बाइनरी नंबर्स मोर एफिशिएंट फॉर कंप्यूटर कैलकुलेशन दैन डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स की निस्बत बाइनरी नंबर्स को ज़्यादा एफिशिएंट क्यों माना जाता है। तो उसका आंसर भी आपके पास ये है कि बाइनरी नंबर्स जो हैं वो एफिशिएंसी उसकी ये होती है कि बाइनरी नंबर्स जो हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं कंप्यूटर कैलकुलेशंस में, क्योंकि बाइनरी नंबर्स में हम जो है वो 0-1 की जो बिट्स हैं वो यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए इंफॉर्मेशन को। ठीक है, और बाइनरी नंबर्स जो है वो मैच करती है ऑन और ऑफ कंडीशंस को, स्टेट्स को, जो इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस की होती हैं उस कंप्यूटर के अंदर। तो ये जो चीज़ है 0-1 की फॉर्म में, ज़रा सी बात है कैलकुलेशन इजी हो जाएगी बाइनरी नंबर्स की मदद से जब हम करेंगे। तो जो अरिथमेटिक प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या कुछ भी करना है, तो उसकी कैलकुलेशन जस्ट 2 डिजिट्स हैं आपके पास तो आसान हो जाती है बनिस्बत इसके कि हमारे पास डेसिमल नंबर 0 से 9 तक बिट्स होंगे, डिजिट्स होंगे, तो उसकी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो ईजियर होता है, फास्टर होता है और मोर रिलायबल होता है फॉर कंप्यूटर्स टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। यही बात अभी मैंने एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू आस्की एंड यूनिकोड डिफर इन कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन। कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन में आस्की और यूनिकोड का डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये आस्की कोड और यूनिकोड में डिफरेंस। आस्की कोड के सबसे पहले तो आप फुल फॉर्म बता देंगे, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और यूनिकोड का जो होगा यूनिवर्सल कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड। उसके बाद आस्की कोड जो होता है वो 7 या 8 बिट्स कोड होता है जो कि कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि यूनिकोड जो है 16 या 32 बिट्स का होता है। और आस्की की जो रेंज होती है वो 0 से 127 तक होती है कि 7 बिट है तो, और अगर 8 बिट का है तो 0 से 255 तक होगी। जबकि यूनिकोड जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स को, मतलब दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनके जितने भी कैरेक्टर्स सिंबल्स हैं वो सब इसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल आस्की जो है वो सिंपलर है और बेसिक इंग्लिश टेक्स्ट के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि यूनिकोड जो है वो ग्लोबल यूज़ के लिए होता है, सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। और जो आस्की कोड है वो कम जगह घेरता है, जबकि यूनिकोड जो है वो ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पोजिशनल वैल्यू इन नंबर सिस्टम, गिव 2 एग्जाम्पल। 2 एग्जाम्पल्स आपने बतानी है किसकी, पोजिशनल वैल्यू सिस्टम की, और उसकी इम्पोर्टेंस भी जो है वो हमने एलेबोरेट करनी है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका आंसर। इसकी इंपॉर्टेंस में पोजिशनल वैल्यू मींस, अब सबसे पहले तो पोजिशनल वैल्यू क्या होती है। पोजिशनल वैल्यू मींस दैट पोजीशन ऑफ ईच डिजिट इन नंबर डिसाइड्स इट्स एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू को डिसाइड कर रहा होता है नंबर की, ये एक्चुअल वैल्यू क्या है, पोजीशन कौन सी है, जगह कौन सी, लोकेशन किस लोकेशन पे पड़ा है। हम छोटी क्लास में आपने पढ़ा ही होगा, ये बहुत से अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि अगर 4 5 6 है तो यूनिट प्लेस पे कौन सा, 10th पे कौन सा, 100 पे कौन सा, इस तरह से। तो ईच प्लेस हैज़ डिफरेंट वेट बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम लाइक वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड डेसिमल. Positional value helps us understand how each digit contribute to total value of number based on its पोजीशन। इसकी पोजीशन की बेस पे जो है वो टोटल वैल्यू, पोजीशनल वैल्यू जो है वो इससे हेल्प करती है कि हर जो डिजिट है उसको हम अंडरस्टैंड कर सकें कि उसकी वैल्यू क्या है। और डेसिमल में जो है वो नंबर अगर आपके पास 1 2 3 है तो उसकी पोजीशनल वैल्यू आपके पास 100 होगी 1 के लिए, और 2 के लिए आपके पास 10 होगी, और 1 होगी आपके पास, यानी कि यूनिट प्लेस पे होगा आपके पास 3। ठीक है, और अगर बाइनरी की बात करें तो बाइनरी में जो बेस 2 होती है तो वहाँ पे आपके पास जो पोजीशनल वैल्यू 1 की होगी, अगर आपके पास 101 है नंबर तो पोजीशनल वैल्यू जो है वो 4 होगी 1 के लिए, और 0 के लिए जो है वो आपके पास 2 होगी, और जो लास्ट वाला 1 है उसके लिए 1 होगी। पावर्स की फॉर्म में आती है ना यहाँ पे। ठीक है, मतलब लाइक इस तरह से होती है ना, 2 की पावर, यहाँ पे जो 1 है उसको हम करेंगे 2 की पावर क्या कहते हैं 2, और जो सेकंड वाला होगा 0 उसको हम करेंगे 2 की पावर 1 के साथ, और लास्ट जो 1 है आपके पास राइट मोस्ट ये वाला, इसको 2 की पावर 0 के साथ करेंगे। तो इस तरह से ये प्लेसमेंट आ रही है। ठीक है, तो होप सो आपको इसकी समझ आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ अब हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द प्रोसेस टू कन्वर्ट बाइनरी। बाइनरी से आपने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करनी है इक्विवेलेंट, तो उसके प्रोसेस क्या होता है, मतलब स्टेप्स बताने हैं उसके, तो वो स्टेप्स यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं आपको। तो ये आपके पास इसका आंसर है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। टू कन्वर्ट बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन अगर आपने करनी है तो सबसे पहले तो आपको 4 डिजिट्स, जो बाइनरी डिजिट होगी उसके 4 का ग्रुप बनाना होगा। ठीक है, और उस 4 के ग्रुप जो बनाया जाता है वो हम 4 डिजिट्स में जो ग्रुप होता है वो निबल कहलाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। जैसे 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स होती हैं, 8 बिट्स जो है वो 1 बाइट के इक्वल होता है ना, तो 4 बिट्स जो हैं वो 1 निबल के इक्वल होता है। ठीक है, ये चीज़। अच्छा, अगर लास्ट जो ग्रुप है आपके पास राइट साइड से हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप ए बनाना है, तो लेफ्ट साइड पे जो आपके पास ग्रुप बच जाएगा उसमें अगर मिसिंग है आपके पास कुछ जो डिजिट्स हैं, मतलब 4 का सही से ग्रुप नहीं बन रहा, तो उसमें ज़ीरोज़ आप जो है वो लेफ़्ट साइड पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, और इस तरह से 4 का ग्रुप कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, देन कन्वर्ट ईच 4 बिट
ग्रुप जो होगा उसको कोरस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल में जो भी नंबर होगा उससे हम मतलब निकाल लेंगे, कोरस्पॉन्डिंग जो भी होगा आएगा वो लिख लेंगे हम बाइनरी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। फिर वो हेक्साडेसिमल में हमारे पास डिजिट आ जाएगा। और ये राइट साइड पे आपके पास जो है वो एग्जांपल भी बताई हुई है कि ये आपने पहले तो टेबल बना लेना है और उसके बाद बाइनरी में ये 4 के ग्रुप्स बना लिए और ये 9 के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है जी कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मशीन कोड इन कंप्यूटर ऑपरेशंस। तो ये आपके पास जो मशीन कोड होती है वो लोएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है और कंप्यूटर्स दैट कंप्यूटर्स प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट डायरेक्टली, और डायरेक्टली एग्जीक्यूट जो है वो मशीन कोड को किया जाता है, क्योंकि मशीन कोड बाइनरी कोड में होती है ना, 0 1 की फॉर्म में होती है, तो डायरेक्टली जो है वो एग्जीक्यूशन इसकी हो जाती है, प्रोसेसर जो है कन्वर्ट नहीं करना पड़ता। तो पर्पस क्या है, मशीन कोड प्रोवाइड्स डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर प्रोसेसर, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देता है, कोई कन्वर्जन नहीं होती है, टेलिंग इट एग्जैक्टली व्हाट ऑपरेशंस टू परफॉर्म। और इसके अलावा एग्जीक्यूट करता है प्रोसेसर मशीन कोड को इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर्स हार्डवेयर इजीली, कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ इजीली इंटरेक्ट करने के लिए जो है वो डायरेक्ट उसको कम्युनिकेट करना आसान हो जाता है, कम्युनिकेशन उसकी आसान हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई कोडिंग स्कीम इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर, गिव 3 रीजंस। ये तो हमने जो है वो अंदर डिस्कस किया था, पढ़ा भी था जब टॉपिक हमने देखा था। तो अब यहाँ पे आप देखो तो कोडिंग इज़ यूज्ड इन कंप्यूटर्स टू रिप्रेजेंट डाटा इन स्पेसिफिक फॉर्मेट दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। रीजंस क्या है कि डाटा रिप्रेजेंटेशन मतलब जो सिंबल्स, कैरेक्टर्स, नंबर्स वगैरह उनकी फॉर्मेट रिप्रेजेंटेबल होती है कि कंप्यूटर अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता है। एफिशिएंसी होती है, दे ऑप्टिमाइज द स्टोरेज एंड प्रोसेस ऑफ द डाटा प्रोसेसिंग। और कम्युनिकेशन की बात करें तो डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स जो है वो एक दूसरे के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और लास्ट आपके पास पॉइंट क्या है, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, दे कैन डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स इन डाटा ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज। डाटा ट्रांसमिशन और स्टोरेज में आसानी से डाटा में जो एरर्स होगा उसको सेलेक्ट डिटेक्ट और करेक्ट कर सकते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आपने 5 डिफरेंसेस बताने हैं प्रोसेस एंड थ्रेड्स के। तो ये भी हमने जो है वो देखा था जब टॉपिक डिस्कस किया। ये आपकी बुक में जो था वो पूरे का पूरा टेबल मैंने उठा दिया, ठीक है। इसमें से जो भी आपको इजी लगता है वो 5 पॉइंट्स कर लेंगे और ये एक्सप्लेन मैंने डिटेल में किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द मेमोरी मैनेजमेंट, हाउ डज इट वर्क इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में ये कैसे वर्क करता है और मेमोरी मैनेजमेंट की अपनी डेफिनेशन जो है वो बतानी है, ठीक है। तो ये भी आपका पेज नंबर 26 में आ जाता है। मेमोरी मैनेजमेंट की डेफिनेशन है सबसे पहले कि मेमोरी मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ managing computer memory to optimize systems performance, ensuring efficient use of resources and prevent errors। errors को prevent करना, resources को efficiently use करना और performance जो है वो enhance या optimize करना जो है वो operating system का काम है, उसको manage करना। ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट जो है वो एलोकेट करती है, कैसे काम करती है मतलब वर्किंग जो है वो अब बताई जा रही है। मेमोरी टू प्रोग्राम्स, डी एलोकेट करता है, सबसे पहले एलोकेट करता है फिर डी एलोकेट करता है जब जो प्रोग्राम हो उसकी ज़रूरत नहीं होती तो, ठीक है। जब कंप्लीशन एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है तो। एंड एंश्योरिंग मेमोरी सेफ्टी का भी ख्याल रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी बच्चे आपका व्हाट इज़ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वेयर इज़ इट यूज। ये भी आपका जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था तो उसमें था एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पेज नंबर 30 पे अवेलेबल है। अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ डिज़ाइन टू प्रोसेस डाटा इन रियल टाइम, दैट इज़ टास्क शुड बी कंप्लीटेड विद इन स्पेसिफिक टाइम कंस्ट्रेंट। जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कॉमनली एम्बेडेड सिस्टम्स में यूज़ होता है, जैसे कि रोबोटिक, ऑटोमोटिव कंट्रोल सिस्टम या मेडिकल डिवाइसेस वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंस बताना है आपने मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये भी बहुत ईजी है। तो ये डिफरेंस आपके पास आ जाता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टीपल प्रोग्राम्स मेमोरी में लोड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्विच करता है उनके दरमियान।
जबकि मल्टीटास्किंग में जो है वो मल्टीपल टास्क होते हैं जो कि एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर थ्रेड से उनको जो है वो हैंडल कर रहा होता है, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्विच होते हैं प्रोग्राम्स के दरमियान, तो CPU टाइम जो है वो एलोकेट हो जाता है और प्रोग्राम्स और ऑपरेटिंग सिस्टम स्विचेस बिटवीन टास्क, ठीक है। टास्क में के दरमियान स्विचिंग होती है इसकी, तो हर टास्क को जो है वो CPU टाइम एलोकेट किया जाता है, यहाँ पे हर प्रोग्राम्स को, यहाँ पे हर टास्क को। और ज़्यादा टाइम लेता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने में, और मल्टीटास्किंग जो है वो एग्जीक्यूट होने में टास्क को कम टाइम लेती है। जो फोकस की बात करें, मल्टीपल प्रोग्रामिंग जो है वो फोकस करती है सिस्टम यूटिलाइजेशन पे, मतलब उसका जो एडवांटेज है वो। और मल्टी टास्किंग जो है वो फोकस करती है रेस्पॉन्सिवनेस और एफिशिएंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोज एंड आपने कौन से बताने हैं प्री ऑन प्रीमिसिंग होस्टिंग के, तो ये भी हमने बुक में ही देखा था। तो ये आपके पास आ जाता है प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑन प्रीमिस होस्टिंग। You have completed control over hardware and data security. It is customized to specific needs to compliance requirements. और cons की बात करें तो initial and ongoing cost जो है वो हाई हो जाती है, तो ये भी हमने डिटेल से जो है वो डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो एप्लीकेशन पैच की डेफिनेशन और इसके फंक्शंस के बारे में बताना है, तो ये भी आपकी बुक में ही अवेलेबल। एप्लीकेशन पैच इज़ द पीस ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू अपडेट फिक्स इम्प्रूव एन एग्जिस्टिंग प्रोग्राम और इट्स सपोर्टिंग डाटा। पैचेस जो है वो आगे इसका फंक्शंस की बात हो रही है, ठीक है, कि एड्रेस करता है इश्यूज़ को, जैसे कि सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है, सॉरी bugs हैं and performance problems हैं, और can add new features और functionalities to an application, ठीक है। तो ये इसका जो है वो एप्लीकेशन पैचेस का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वन इज ऑफलाइन एंड ऑनलाइन पैच एप्लीकेशन में डिफरेंस और उसकी एग्जांपल बतानी है आपने, तो ये भी बहुत आसान है। ऑफलाइन और ऑनलाइन किसको नहीं पता। तो ये भी आपके पास क्या है, ठीक है, ऑफलाइन जो होती है वो विदाउट इंटरनेट कनेक्शन रन करती है, जबकि ऑनलाइन जो है उसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत होती है। डाटा जो टिपिकली स्टोर किया जाता है सर्वर के कंप्यूटर पे वो आपके पास आ जाएगा ऑफलाइन में, और जो यूज़र के कंप्यूटर में डाटा स्टोर होता है वो ऑनलाइन में आ जाएगा। एग्जांपल्स की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ऑफलाइन में, और क्लाउड बेस्ड प्रोडक्टिविटी टूल्स हैं जैसे कि गूगल डॉक्स है वगैरह वगैरह, ये आपके पास आ जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट आपके पास एक्सप्लेन डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर्स विद एग्जांपल्स। तो इसका जो हमने देखा था ना, फिगर जो थी हायरार्की में, वही आप इसमें डाल देंगे तो गुड हो जाएगा, और साथ में एग्जांपल भी आप सबकी जो है वो मेंशन कर देंगे, ठीक है। ये देखें आप, डेसिमल नंबर्स हैं, बाइनरी नंबर्स हैं, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। उसकी डेसिमल की बेस 10 होती है, बाइनरी की बेस 2 होती है, ऑक्टल की 8 होती है, हेक्साडेसिमल की 16 बेस होती है, और जो डिजिट्स रेंज होती है डेसिमल की 0 से 9, बाइनरी की 0 और 1 नहीं होती हैं जस्ट, ऑक्टल की 0 से 7 और हेक्साडेसिमल की 0 से 9 एंड ए से लेकर एफ तक, यानी कि 9 के बाद जो होता है 10 वो ए के इक्वल होता है, और टिल 15 यानी कि एफ के तक जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये एग्जांपल्स आपके पास आ गए, कोई भी एग्जांपल आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। ये आपके पास क्या है कि डेसिमल जो है वो कॉमनली यूज होता है डेली लाइफ में, जैसे कि काउंटिंग मनी करने के लिए, या हम डेली लाइफ में यूज करते भी हैं कैलकुलेट करने के लिए टाइम या मरीजिंग लेंथ के लिए, ठीक है। उसके बाद बाइनरी इज फंडामेंटल लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर्स के लिए, बाइनरी जो है ज़्यादातर यूज होती है इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस में। कॉम्प्लीमेंट की सबसे पहले जो डेफिनेशन है एक ऐसा मेथड होता है जो साइन जो है वो नेगेटिव नंबर्स में यूज करते हैं हम यूनिक्स फाइल के अंदर,
और परमिशन, जो आपके यूनिक्स पास फाइल परमिशन टूल्स और कॉम्प्लीमेंट है सम प्रोग्रामिंग उसको लैंग्वेजेस अगर में हमने इसको यूज किया मतलब जाता है। करना हो हेक्साडेसिमल फाइंड कलर तो इन्वर्ट रिप्रेजेंटेशन के करते लिए हैं यूज होती है, तमाम वेब बिट्स को डेवलपमेंट के लिए और फिर उसमें ऐड कर इन देते कामों हैं के जो लिए भी जो है नंबर वो आपका उसको यूज होगा किया उसकी जाता है। बाइनरी ठीक है, निकालेंगे, बाइनरी निकालने के बाद उसकी बाइनरी को इन्वर्ट करेंगे तमाम बिट्स को और उसके बाद ऐड कर देंगे 1। ठीक है, तो इस तरह से टूज कम्प्लीमेंट निकल आता है। टूज कम्प्लीमेंट इज यूज फॉर फॉलोइंग रीजन। वो कौन से रीजन हैं, क्यों यूज़ किया जाता है? सिंप्लीफाइड अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए और यूनिफाइड रिप्रेजेंटेशन के लिए। यानी कि दो टूज कम्प्लीमेंट जो होता है वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस को एफिशिएंटली वर्क करवाया जा सकता है, जैसे कि आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं उनको, ठीक है, इजीली हम काम कर सकते हैं। यूनिफाइड रिप्रेजेंटेशन की मतलब ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों के लिए हम रिप्रेजेंटेशन अच्छे से कर सकते हैं। नंबर्स को रिप्रेजेंट जो है वो टूज कम्प्लीमेंट के ज़रिए से कर सकते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव नंबर है, ये हमारा नेगेटिव नंबर है, ठीक है। और एग्जांपल की बात करें तो टूज कम्प्लीमेंट की एग्जांपल में आपके पास कौन सा आ जाएगा? ये फाइंडिंग टूज नंबर, हमने 9 का अगर फाइंड करना है टूज कम्प्लीमेंट तो सबसे पहले तो 9 की बाइनरी निकाली, उसके बाद हमने उसके जो डिजिट्स थे उसको इन्वर्ट कर दिया सबको, जहाँ ज़ीरो था वहाँ 1, जहाँ 1 था वहाँ 0 कर दिया, और उसके बाद ऐड कर दी लास्ट में हमने 1 ऐड किया, तो ये आपके पास क्या आ गया? लास्ट में 1 आ गया। बाकी सारी वही बिट्स हैं, जस्ट लास्ट में 0 की जगह 1 आ गया, ठीक है। सो द टूज कम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ -9 इज दिस। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन टर्म ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो, दोनों को डिफाइन करना है और एक्सप्लेन ओवरफ्लो को जस्ट करना है। नंबर सिस्टम एक्सप्लेन कैसे करना है इसकी एग्जांपल बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके पास ओवरफ्लो की डेफिनेशन है, इट अकर्स व्हेन अ कैलकुलेशन और ऑपरेशन एक्सीड्स मैक्सिमम वैल्यू दैट अ कंप्यूटर कैन स्टोर। एक कंप्यूटर जो स्टोर करता है मैक्सिमम वैल्यू कितनी मतलब एक्सीड कर जाए अगर उसमें मैक्सिमम वैल्यू से। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4+9 जो है वो एक्सीड कर जाती है, 1 बिट की बजाय 2 डिजिट बन जाते हैं। या इसी तरह से हमने एग्जांपल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी ओवरफ्लो की भी और अंडरफ्लो की भी, कि आपके पास जो 8 बिट होता है उसमें 0 से 255 तक आपके पास रेंज होती है। ऐसे ही होता है ना, मतलब 8 बिट्स रिप्रेजेंट होते हैं। अगर हम 1 ऐड करते हैं 255 में तो 9 बिट्स बन जाते हैं, जो कि एक्सीड हो जाता है, एक्सीड कर जाता है। So underflow, it occurs when a calculation or operation result in a value that is smaller than minimum value that a computer can store. यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू आ जाती है जो कि फुलफिल नहीं करता इसको, तो उस पे हम कहते हैं वो अंडरफ्लो है, ठीक है। एग्जांपल अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको। 8 बिट बाइनरी अनसाइंड बाइनरी नंबर है सिस्टम, तो उसमें 0 से 255 तक होती है प्रेजेंटेशन, यानी कि 8 वंस होते हैं। और अगर हम सपोज दो नंबर्स ले लेते हैं जिसको ऐड कर रहे हैं हम, 240 और 20, ठीक है। अब 240 के बाइनरी आपके पास क्या होती है? 4 1s एंड 4 0s होती है, ठीक है। और 20 की बाइनरी आपके पास 3 0s 1 0 1 0 0 होती है। तो इसको ऐड करते हैं तो 260 आती है, और उसकी बाइनरी आपके पास ये होती है जो कि एक्सीड कर रही है। आपके पास ये 8 बिट्स है ना, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो टोटल 9 बिट्स बन जाती हैं, ठीक है। तो 9 बिट्स जो है वो हमारी उसको एक्सीड कर रही है, हमारी जो रजिस्टर्स हैं 8 बिट वाला उसको एक्सीड कर रही है, इसलिए यहाँ पे ये ओवरफ्लो आपके पास जो है वो बन गया है। that cannot be represented by an 8-bit unsigned binary number system. नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस बताना है आपने आस्की और यूनिकोड करेक्टर कोडिंग स्कीम का। सिग्निफिकेंस ऑफ आस्की क्या है कि अर्ली स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि आस्की जो है वो डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स के दरमियान कम्युनिकेशन उसकी जो है वो इजी हो जाती है आस्की की मदद से। सिंपल और एफिशिएंट होता है, मतलब इसकी सिंप्लिसिटी और इम्प्लीमेंट करना इसको जो है वो ईजी होता है। और नेक्स्ट आपके पास सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिकोड है, ग्लोबल यूटिलाइजेशन होती है इसमें, यानी कि यूनिकोड जो है वो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड फॉर कैरेक्टर एनकोडिंग सबके लिए सेम है, ठीक है। दुनिया में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं सबके लिए यूज़ की जा सकती है। और मल्टीलिंगुअल इसको हम कहेंगे कि आपके पास जो लैंग्वेज दुनिया में जितनी भी होती हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए इसको जो है वो बेस्टली यूज़ किया जा सकता है। इसकी रेंज जो है वो वास्ट होती है, इंटरनेशनल लेवल पे भी और लोकल लेवल पे भी जो है वो इसको यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो फ्यूचर प्रूफ है।
फ्यूचर प्रूफ मीन्स दैट के एबिलिटी इसकी जो है वो चेंज करने की, लैंग्वेज नीड्स के हिसाब से चेंजिंग एबिलिटीज़ की जो है वो बेटर होती है। ये अपने हिसाब से लैंग्वेज के हिसाब से जो है वो अपडेट्स के हिसाब से अपने आप को चेंज कर सकता है। नेक्स्ट में आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की एक तो डेफिनेशन बतानी है और दूसरा उसके टास्क फंक्शंस बताने हैं। तो ये तो हमने बुक में ही जो है वो पढ़ा था, देखा था। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन आ जाएगी और उसके टास्क फंक्शन जो हैं वो प्रोसेस मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट, ये सारे जो हमने पढ़े थे वो आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन आ जाती है। डेफिनेशन ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को रन और वर्क करने के लिए स्मूथली एप्लीकेशन जो हैं वो रन कर सकें, ऐप्स सॉफ्टवेयर जो भी हैं अंदर वो रन कर सकें, उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूरी होता है। और ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, एक इंटरमीडिएटरी होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और जो यूज़र्स के दरमियान एक इंटरफेस होता है कम्युनिकेट करने के लिए, ताकि कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र्स आपस में कम्युनिकेट कर सकें। अगर ये नहीं होगा तो ये जस्ट लाइक अ बॉक्स होगा कि इससे आप कोई काम भी नहीं ले सकते। ये मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। और अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपको यही नहीं पता होगा कि किस तरह से आपने जो है वो हार्डवेयर पे, मतलब जो इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको ऑपरेट कैसे करवाना है, यूज़ कैसे करना है, उनको उनका ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा, ये भी नहीं इंफॉर्मेशन होगी, वो नहीं कर पाएगा। और दूसरा जो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो प्रोग्राम्स रन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कोई स्क्रीन पे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ना आपका जो है वो प्रोग्राम्स चाहे कंप्यूटर सेल्फ जो है वो चल सकेगा, और ना ही आपके सिस्टम के अंदर जितने भी वो इनपुट डिवाइसेस या आउटपुट डिवाइसेस आप अटैच करेंगे वो भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो फंक्शंस अब क्या हैं, सबसे पहले तो आप एनालिस्ट कर लोगे। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल डिवाइस नेटवर्क एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सबसे पहले तो आप ये एनालिस्ट कर लोगे और उसके बाद आपने बता देना है प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में। तो अ प्रोसेस इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोसेस मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट्स द रिसोर्सेज लाइक सीपीयू टाइम टू वेरियस प्रोसेसेस इन मेमोरी। यहाँ तक आप बता देंगे तो काफ़ी हो जाएगा प्रोसेस मैनेजमेंट का। उसके बाद आपके पास आ जाएगा मेमोरी मैनेजमेंट। इसकी तो साथ में आप डायग्राम बना लेंगे। और memory management is a part of operating system that control and manages the operations of main memory during operation of the computer. It allocates the space to programs that are loaded in main memory for execution. It keeps track of read memory when the computer is closed and updates the memory status. ये आपने memory management में लिख लेना है। ठीक है, फिर डायग्राम यहाँ से आप जो है वो कर लेंगे फिगर से पहले पहले तक। उसके बाद आपके पास आ जाएगा डिवाइस। 5 को भी बतानी है तो डिवाइस मैनेजमेंट में आपके पास इज़ द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट ऑफ डिवाइसेस जस्ट लाइक कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर वगैरह। ठीक है, उसके बाद इन एफिशिएंट आईओ मैनेजमेंट इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर। और लास्ट 5th आप लिख लेंगे सिक्योरिटी मैनेजमेंट इन ऑपरेटिंग सिस्टम एंश्योर्स रिसोर्सेज आर used according to user privileges set by system administrator। 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपने बताने हैं, तो ये भी आपके बुक में ही अवेलेबल है। सबसे पहले तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये ग्रुप सिमिलर टास्क इनटू बैचेस and execute them sequentially. It is ideal for repetitive tasks such as payroll processing and generating bank statements, where the same operation is applied to multiple users and jobs. With this system provides efficiency in handling large volumes of similar tasks. It may introduce delays as jobs are processed one after the other। तो यहाँ तक आप कर लेंगे इसका आंसर। तो यहाँ तक भी कर सकते हैं और यहाँ तक भी करना काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आपके पास मल्टी प्रोग्रामिंग है। मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो अलाउ करती है मल्टीपल प्रोग्राम्स टू बी लोडेड इनटू मेन मेमोरी simultaneously. Although CPU can execute only one program at a time, it switches between programs. One is waiting for input or output, thus maximizing CPU utilization। तो ये हो जाएगा इसका। और फिर उसके बाद मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का भी जो मैंने आपको डिफरेंसेस में लिखवाया वो भी आप लिख सकते हैं सिंपल। ठीक है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एनेबल मल्टीपल टास्क टू बी परफॉर्म कंकरेंटली ऑन ए सिंगल सीपीयू। और सीपीयू रैपिडली स्विचेस बिटवीन टास्क
creating the impression that all tasks are running simultaneously. Embedded operating system जो है वो क्या है कि is integrated into the hardware of a specific device such as microwave oven, TV or camera. It is designed to perform specialized tasks and operates ऑटोमेटिकली व्हेन द डिवाइस इज़ टर्न ऑन. जब टर्न ऑन किया जाता है तो ऑटोमेटिकली इस अपने फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर देता है. ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना आपका कि हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस एप्लीकेशन एक्सप्लेन स्टेट्स ऑफ प्रोसेस विद डायग्राम. 5 स्टेट्स हैं वो एक्सप्लेन करनी है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज एप्लीकेशंस. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एलोकेट करता है सीपीयू टाइम को मेमोरी को और आईओ डिवाइसेस को. इस तरह से जो है वो मैनेज करता है एप्लीकेशंस को, ठीक है. और इट शेड्यूल प्रोसेसेस, प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एंश्योर स्मूथ एग्जीक्यूशन जो है वो इंश्योर करता है और कॉन्फ्लिक्ट वगैरह को जो है वो हैंडल करता है. इस तरह से इसकी मैनेजमेंट कंप्लीट होती है. और सेकेंडली आपके पास जो सेकंड पार्ट था वो आपने बताने थे उसके स्टेट्स प्रोसेस की. तो स्टेट्स आपके पास आपको पता न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग एंड टर्मिनेटेड, ये 5 हैं. तो इसके आपने एक्सप्लेन हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने वही बता दिया, ठीक है. और उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा इसकी डायग्राम के बारे में. टर्मिनेटेड का प्रोसेस हैज़ कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन और हैज़ बीन टर्मिनेटेड. ये टर्मिनेटेड हो गया. उसके बाद आपके पास इसके नेक्स्ट इसका जो है वो डायग्राम आपने बता देनी है. तो ये आपके पास इसकी डायग्राम आ गई. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जी कि आपने रोल बताना है आईडीईज़ का. आईडीईज़ इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस और फीचर्स और एनहेंस करने के प्रोग्रामिंग एफिशिएंसी को एनहेंस करने के फीचर्स क्या होते हैं वो बताने हैं. सबसे पहले इसके रोल्स हैं. तो आईडीई कंबाइन, फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या होगा कि मल्टीपल टूल्स को कंबाइन करता है, जैसे कि एडिटर है, इंटरप्रेटर है, डिबगर है. तो इससे क्या होता है एक इंटरफेस आपके पास मिल जाता है कि जिसमें आपको स्विचिंग नहीं करनी पड़ती. फिर रिड्यूस हो जाती है डिफरेंट एप्लीकेशन के दरमियान स्विचिंग करना, ठीक है, जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ, ठीक है. तो आपके पास जो ये सारे टूल्स एक ही जगह पे कंबाइन हो जाता है, इजी वे हो जाता है. मॉडर्न आईडीई असिस्टेंट राइटिंग कोड फास्टर और मोर एक्यूरेटली. फास्टर कोड हो जाता है और एक्यूरेट आप कोडिंग कर सकते हैं. उसके बाद ये हेल्प करता है एरर्स को फिक्स और आइडेंटिफाई करने में. और इसके अलावा आपके पास वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो इंटीग्रेट करता है आईडीई विद वर्जन कंट्रोल सिस्टम और कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म, मेकिंग इट इजी फॉर, यानी कि टीम वर्क जो है वो इजी हो जाती है. इसकी मदद से टीम वर्क, आप इकट्ठे टीम में काम करना चाहो तो वो आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद आ जाते हैं हम फीचर्स की तरफ. तो फीचर्स हाईलाइट कर देता है ये आपके जो आप अंदर वेरिएबल्स या की वर्ड्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, जिससे रीडेबिलिटी और रिड्यूस हो जाती है. आपके चांस ऑफ बग्स या एरर्स चांस रिड्यूस हो जाते हैं और रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इन्हांस हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है. और जो कोड कंप्लीशन है, जैसे आप टाइप कर रहे होते हो तो स्पीड अप होता है आपकी, मतलब कंप्लीशन आपको प्रोवाइड करता है ना, पहले से सजेस्ट करता है कोड कंप्लीशन. तो इस तरह से आपकी एक तो एरर्स रिड्यूस हो जाएंगे और दूसरा आपको जो स्पीड अप हो जाएगी आपकी डेवलपमेंट, कोडिंग लिखना जो है वो स्पीड अप हो जाएगा. एनेबल सेटिंग ब्रेक पॉइंट्स या वेरिएबल जो आपके होते हैं वो वॉच करना, वो आपका जो है वो बेटर हो जाता है. और इसकी मदद से एरर्स को रिमूव करना या इजीली ट्रेस करना इजी हो जाता है. लॉजिकल एरर्स को भी ट्रेस करना इजी हो जाता है, ठीक है. तो नेक्स्ट आपके पास टूल्स फॉर कंपाइलिंग, मतलब कंपाइलेशन के लिए, लिंकिंग, पेजिंग, पैकेजिंग के लिए जो है वो बिल्ट इन आपको टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं. ये आपके पास था. इसके फीचर्स होप्स आपको समझ आ गई. इसकी मदद से फास्टर, ईजियर और मोर एफिशिएंट कोड आपको मिलता है, ठीक है. लास्ट क्वेश्चन आपके पास, और वो क्या है लास्ट क्वेश्चन के आपने बताना है व्हाट इज़ होस्टिंग. होस्टिंग की डेफिनेशन आपने बतानी है. और ऑन प्रीमिसिंग और क्लाउड जो आपके पास होस्टिंग है उसको एक्सप्लेन करना है, यानी कि उसके प्रोज एंड कॉन्स भी आपने बताने हैं, ठीक है. तो उसको एक्सप्लेन और उसको प्रोज एंड कॉन्स हम बता देते हैं अभी. तो ये आपके पास सबसे पहले तो डेफिनेशन हो जाएगी सॉफ्टवेयर होस्टिंग की. सॉफ्टवेयर होस्टिंग जो है वो स्टोर और मैनेज करता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को सर्वर के कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है, इंटरनेट पे, ताकि जो आपके पास इंस्टॉल करना ना पड़े, आपको डिवाइस पे अपना जो है वो खर्चा ना करना पड़े, बल्कि आप यूज़र जो है वो आसानी से ऑनलाइन ही एक्सेस या यूज़ कर सके, ठीक है, उन सॉफ्टवेयर्स को. तो इसलिए
किया जाता है। एक्सप्लेन करना है अपने ऑन प्रेमिसिंग होस्टिंग और जो आपके पास है क्लाउड होस्टिंग उसको। तो सबसे पहले ऑन प्रेमिसिंग होस्टिंग क्या होती है उसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ऑन प्रेमिसिंग होस्टिंग मींस होस्टिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जो सर्वर पे होती हैं। सॉफ्टवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लोकेट होता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, यानी कि किसी एक बिल्डिंग के अंदर हो जाएगा, ठीक है, या डाटा सेंटर में हो जाएगा। तो उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। और नेक्स्ट आपके पास जो है वो क्लाउड प्रोमिसिंग की एक्सप्लेनेशन। तो क्लाउड प्रोमिसिंग में आपके पास आ जाएगा तो कि ये होस्टिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि रिमोट सर्वर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड बाय थर्ड पार्टी जो है वो प्रोवाइड करती है और एक्सेस किया जाता है इसको रिमोटली। जबकि ये खुद एक बिल्डिंग में होता है, खुद आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। खुद एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाती है और इसको कंट्रोल खुद ही करते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। जबकि जो क्लाउड होस्टिंग है वो कोई थर्ड पार्टी आपको जो है वो प्रोवाइड करी होती है। तो ये इसका था। और उसके बाद प्रोस हमारे पास प्रीमिसेस ऑफ जो होस्टिंग है उसके प्रोस की बात करें तो ये फुल कंट्रोल देता है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी आप खुद कर सकते हैं, एबिलिटी होती है इसमें कस्टमाइज मतलब चेंजिंग वगैरह करने की, और इजी है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, स्पेसिफिक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स वो फुलफिल करना। कौन्स की बात करें तो ये आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस जो है वो आपको खुद करनी पड़ती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट होती है इसकी, ये जाहिर सी बात है मेंटेनेंस के लिए इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, मतलब कॉस्ट लग जाएगी। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्केल अप और डाउन क्विकली, यानी कि इसको स्केल अप या डाउन करना जो है वो मुश्किल होता है। और ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल होती है इसकी अपडेट और मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये बनाया है। ये क्लाउड होस्टिंग की अगर हम बात करें तो उसके प्रोज एंड कॉन्स में आपके पास ये इजी है स्केल अप और उसको स्केल डाउन करना, और जैसे जैसे ज़रूरत होती है अप फ्रंट कॉस्ट इसकी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, इसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। ये तो मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था आपको कि जितना गुड़ डालोगे इतना मीठा, ठीक है। एक्सेस एप्लीकेशन एंड डाटा फ्रॉम एनीवेयर। और इसके अलावा आप जो है वो प्रोवाइडर, क्लाउड प्रोवाइडर जो है वो प्रोज की बात करें तो सिक्योरिटी मेजर्स क्लाउड प्रोवाइडर का काम होता है और इसको कंट्रोल करना भी उसका काम है, और उसी पे भरोसा आपको करना पड़ता है कि वो परफॉर्मेंस बेटर कर रही है, अप टाइम जो है वो प्रोवाइडर दे रहा है आपको, तो उसी पे सारा इन्हिसार होता है, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, होप को आपको समझ आ गई होगी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। अब तक कोई भी कन्फ्यूजन किसी किस्म की भी हो, कोई भी प्रॉब्लम समझ ना आया तो क्वेश्चंस करें, कमेंट करें और अपनी राय का इजहार करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।